बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर इन गुड हेल्थ। दिस इज मोहसिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंस्टेंट नॉलेज। आज मैं आपके लिए चंद सवाल लेकर आया हूं जो आपके रोजमर्रा मामलात ज़िंदगी और तालीम का हिस्सा हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, किसी भी ओहदे पर फाइज हैं या किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं तो इन सवालात का आपकी ज़िंदगी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामना ज़रूर हुआ होगा, इसलिए इनका जानना आपके लिए बहुत अहम है। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये सवाल अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ इम्तिहानात जैसे CSS, PMS और दीगर इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। तो ये सवालात न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करेंगे बल्कि आपकी काबिलियत का एक इम्तिहान भी होगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल ये है कि क्या पुलिस आपको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? क्या आप इस सवाल के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस सवाल को बेहतर तरीके से जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। इस सवाल के जवाब को समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि जुर्म क्या होता है। पुलिस की गिरफ्तारी से मुताल्लिक जुर्म की दो किस्में हैं। पहली कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि काबिल दस्तरअंदाजी पुलिस, और दूसरी किस्म है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि नाकाबिल दस्तरअंदाजी पुलिस। तो अगर किसी शख्स ने ऐसा जुर्म किया है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है तो पुलिस इसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और दूसरी किस्म में पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। और अगर इसके अलावा आप जुर्म की नौइयत को समझना चाहते हैं कि आया ये जुर्म कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आप ज़ाब्ता फौजदारी की किताब में दिए गए शेड्यूल से देख सकते हैं, जहां हर जुर्म के साथ इसकी नौइयत दर्ज होती है। अब आप जान चुके हैं कि काबिल दस्तरअंदाजी मुकदमात वो मुकदमात हैं जिनमें पुलिस किसी भी मुलजिम को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल ये है कि अगर पुलिस काबिल दस्तरअंदाजी जुर्म में एक मुलजिम को गिरफ्तार करके ले जाती है तो पुलिस कितने वक्त तक मुलजिम को अपने पास रख सकती है? जी हाँ, सही सोचा आपने। पुलिस काबिल दस्तरअंदाजी जुर्म में गिरफ्तार मुलजिम को ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक तफ्तीश के लिए अपनी हिरासत में रख सकती है, और इस वक्त के दौरान पुलिस इस बात की पाबंद होगी कि वो गिरफ्तार शुदा मुलजिम को किसी भी नजदीकी इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करे, जहाँ से मुलजिम को उसके जुर्म के मुताबिक रिहा किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, या फिर पुलिस रिमांड पर मुलजिम को दोबारा पुलिस के हवाले किया जा सकता है। और पुलिस रिमांड की ज्यादा से ज्यादा मियाद 15 दिन होगी। लेकिन अगर पुलिस ऐसा नहीं करती और पुलिस 24 घंटे से ज्यादा मुलजिम को अपने पास रखती है, या किसी भी ऐसे शख्स को जिस पर कोई मुकदमा दर्ज ना किया गया हो उसे पुलिस अपनी हिरासत में रखती है और उसे अदालत में पेश नहीं करती, तो ये पुलिस की नाजायज हिरासत होगी, जिसे गैर कानूनी कैद, हब्से भेजा या इंग्लिश में इलीगल डिटेंशन भी कहते हैं। तो अगर आपका कोई भी करीबी दोस्त या रिश्तेदार किसी ऐसी सूरत हाल का शिकार हो तो आप एक सादा कागज पर एक दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा 491 ज़ाब्ता फौजदारी तहरीर करके सेशन जज को दे सकते हैं, जो एक अदालती बेदफ मुकर्रर करेगी और जो थाना में आपके हमरा जाकर थाना की जामे तलाशी लेगा, और अगर वो शख्स पुलिस हिरासत में पाया गया तो पहले इसे फौरी तौर पर अदालत में पेश करेगा और अदालत इसे शख्सी जमानत या बगैर जमानत के रिहा कर सकती है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। क्या कोई शख्स मरे हुए इंसान को जमीन, जायदाद या पैसे बतौर तोहफा दे सकता है? दिमाग पर जोर डालें, क्या सब मुमकिन है? जी हाँ, मुमकिन है, लेकिन कैसे? इस सवाल का जवाब यह है कि अगर बीवी का खावंद फौत हो जाए और उसका हक महर, चाहे वो पैसे हो, सोना हो, जमीन हो, और वो अदाशुदा न हो, तो बीवी यानी कि बेवा अपने शोहर को हक महर वसूल न करके तोहफतन खावंद को दे सकती है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में तलाक एक आम सी बात हो गई है। तो तलाक की सूरत में अरसा इद्दत मुख्तलिफ होती है। तो क्या आप तलाक या खावंद की वफात की सूरत में अरसा इद्दत के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो अब आपको इस मसला की मुकम्मल आगाही चंद सेकंड्स में हो जाएगी। सबसे पहले, अगर खावंद अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो इद्दत के दौरान सिर्फ 3 माह होगा, और अगर खावंद फौत हो जाता है तो इस सूरत में बेवा 4 माह 10 दिन इद्दत गुजारेगी, जो कि मुस्तकिल मकाम पर होगी। इन दोनों के अलावा भी चंद सूरतें हैं जिनके बारे में शायद आपको आगाही न हो। इनमें से एक सूरत यह है कि अगर लड़की का निकाह हो जाता है और रुखसती नहीं होती और ज़ौजैन के माबैन अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं होता, तो इस सूरत में अगर तलाक हो जाती है तो फिर कोई इद्दत नहीं होगी और लड़की जब चाहे जहाँ चाहे तलाक के अगले ही घंटे किसी भी दूसरी जगह शादी कर सकती है। दूसरी सूरत यह है कि मियाँ बीवी के माबैन अगर अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम न हो और खावंद फौत हो जाए तो बेवा फिर भी 4 माह 10 दिन इद्दत गुजारेगी। इद्दत के अरसे के बारे में अब आप मुकम्मल तौर पर जान चुके हैं।
तो फिर बताएं कि क्या तलाक और खावंद की वफात की सूरत में जो मुतय्यन शुदा अरसा है इसमें कुछ कमी या बेशी हो सकती है, यानी वो अरसा कम या ज्यादा हो सकता है? इसका जवाब है यस, हो सकता है। लेकिन कैसे? तलाक या खावंद की वफात के वक्त अगर बीवी हामला थी तो अरसा इद्दत बच्चे की पैदाइश के साथ ही खत्म हो जाता है, चाहे वो 4 माह से ज्यादा हो या 1 घंटे से भी कम हो। और दूसरी सूरत में जिसमें इद्दत का अरसा बढ़ सकता है वो ये है कि अगर खावंद बीवी को तलाक दे देता है और इद्दत के दौरान खावंद की वफात हो जाती है तो इद्दत 3 माह से बढ़कर 4 माह 10 दिन हो जाएगी। आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या तलाकशुदा बीवी अपने खावंद की विरासत में हिस्सेदार हो सकती है? ये सवाल आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा गर्दिश कर रहा है मरहूम आमर लियाकत की बीवी दानिया शाह के हवाले से। तो इस सवाल का जवाब हाँ है कि तलाकशुदा बीवी अपनी खावंद की विरासत में हिस्सेदार हो सकती है। लेकिन कैसे? तो उसका जवाब यह है कि अगर खावंद बीवी को तलाक दे दे और इद्दत का अरसा मुकम्मल होने से पहले ही खावंद की वफात हो जाए तो ऐसी सूरत में न सिर्फ इद्दत का दौरानिया 3 माह से बढ़कर 4 माह 10 दिन हो जाएगा, बल्कि तलाकशुदा औरत को बेवा का दर्जा मिल जाएगा और वो खावंद की विरासत में 1/8 हिस्सा की भी हकदार होगी। जनरल नॉलेज के साथ साथ क्यों ना एक सवाल आपके IQ से रिलेटेड हो जाए। तो फिर बताएं कि क्या तलाक के बगैर औरत दूसरी जगह शादी कर सकती है? यह सवाल सिर्फ और सिर्फ आपके IQ से मुताल्लिक है। अगर IQ की बात की जाए तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन ये सूरत सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब खावंद मर जाए और बीवी को तलाक की जरूरत नहीं होती सूरत में और इद्दत का अरसा मुकम्मल करने के बाद बेवा कहीं भी शादी कर सकती है। लेकिन अगर शरई और कानूनी हैसियत में सवाल को परखा जाए उसको पॉलीएंड्री कहते हैं, यानी शादीशुदा औरत अपने खावंद की मौजूदगी में दूसरी शादी करे, तो इस्लाम में हराम है और इसकी सजा मौत है। इस सवाल के बाद आपका IQ लेवल जरूर बढ़ा होगा, तो क्यों ना एक सवाल और हो जाए। तो फिर बताएं कि ऐसा कौन सा जुर्म है जो मुकम्मल होने की सूरत में सजा नहीं मिलती, लेकिन अगर नामुकम्मल रह जाए तब सजा मिलती है। यानी इस जुर्म से उसकी सजा से बचने के लिए आपको जुर्म अधूरा नहीं छोड़ना होगा। इसका जवाब है खुदकुशी। हाँ, अगर एक इंसान खुदकुशी से मर जाए तो ऐसी सूरत में उसे मुल्क कानून के तहत कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन जुर्म अगर अधूरा रह गया और मौत वाक़या न हुई तो दफा 325 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत खुदकुशी करने के जुर्म में 1 साल कैद या जुर्माना या दोनों देने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं एक और दिलचस्प सवाल की तरफ। क्या बीवी खुद को तलाक दे सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, दे सकती है। लेकिन कैसे? अगर बवक्त निकाह शोहर बीवी को तलाक का हक तफवीज करे तो बीवी खावंद की तरफ से खुद को तलाक दे सकती है। चलिए चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। अगर आपका पड़ोसी या ऐसा शख्स जिसका मकान या जमीन आपकी जमीन या मकान के साथ मुंसलिक हो, मुरेका हो, और दूसरा शख्स अपना मकान या जमीन फरोख्त करने से पहले आपसे पूछे कि क्या आप इस मकान या जमीन को खरीदना चाहते हैं और आप इनकार कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में जब वो शख्स अपना मकान या जमीन किसी तीसरे शख्स को फरोख्त कर दे तो क्या आप उसको इनकार करने के बाद दोबारा इस मकान या जमीन को खरीद सकते हैं? जी हाँ, खरीद सकते हैं। लेकिन कैसे? वो इस वजह से क्योंकि शुफा का कानून के मुताबिक हक शुफा हासिल ही तब होता है जब जमीन या मकान फरोख्त हो जाए। चाहे मकान जमीन बेचने वाला शख्स आपसे कितनी ही बार न पूछ ले, आपका हक शुफा खत्म नहीं हो सकता और आप वो जमीन या मकान बजरिया अदालत फरोख्त कंदा या बाया से खरीद सकते हैं। आखिर में एक दिलचस्प बात जिसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते वो है कोर्ट मैरिज। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि कोर्ट मैरिज का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो शादी अदालत में करवाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो और आपके इल्म में इजाफा हुआ हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। Thank you for watching.